अगर कांग्रेस के लोगों ने दरिया दिली दिखाई तो इस बार गुजरात, और गुजरात के बाद ही 24 की कहानी लिख दी जाएगी। लूट मची हुई है, इतना भ्रष्टाचार आज से पहले कभी नहीं था। तहसीलों में, ब्लॉकों में, थानों पर, जिला मुख्यालय पर जायज काम का बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करेगा, कलम ही नहीं खुलती। ऐसा लगता है जैसे कानून का राज खत्म होकर के सिर्फ पुलिस का, दबंगई का और उनके अवैध अपने शक्ति का बल प्रयोग का ही अब सब कुछ राज होके रह गया। अब तो दरोगा लोग महिलाओं को फोन करके अपने स्टाफ के बाहर भी जा करके बहुत कुछ कर जा रहे हैं, वायरल हो रहा। ये बेहया लोगों को कोई शर्म है? नेता तो बदनाम है, लूट के देश को तो खा रहे हैं ये ब्यूरोक्रेट। वसूली आ रही, एक एक थाना 5 लाख सबसे छोटा, गया गुजरा थाना 10 लाख 15 लाख रुपया महीना थाना। ये रुपया कहां जाएगा? कप्तान अलग लेता है, क्षेत्राधिकारी अलग लेता है, थाने का इंचार्ज अलग लेता है। और जब ये लेते हैं और इस पे उंगली उठाओगे तो तुमसे खराब को याद भी नहीं। पिछले दिनों हमारे खिलाफ भी एक बैक हमको गैंगस्टर घोषित कर दिया गया और कहा गया 2007 में आपके खिलाफ गैंगस्टर का मामला था। हम लोग भूल गए थे उस फाइल को, अब हमें याद आ गया 2022 में हमारी चेतना लौटी है, आप गैंगस्टर के आरोपी हैं, इसलिए आपकी ये प्रॉपर्टी मतलब जब्त कर ली गई। मुझे शर्म आती है ये बताते हुए कि जो लिखा है ये फैसला, उसकी तनख्वाह से ज्यादा उस दिन भी मेरी तनख्वाह थी। सबसे ज्यादा बेईमान तो ये ब्यूरोक्रेसी है। उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बुरी है। उत्तर प्रदेश में जितना चाहे खुराफात कर लें, करा लें, रिजल्ट क्या आएगा उस वक्त गिनिएगा। हम तो अभी इनको 80 सीट है, 1 सीट और बोनस बढ़ा के 81 सीट देते हैं। 81 सीट अकेले भाजपा यूपी से जीत जाएगी। लेकिन देश के दूसरे राज्यों में मोदी सरकार और उनकी पार्टी और उनके एनडीए की हवा खराब है। ये पूरे देश में 160-170 सीट भी जीत नहीं पाएंगे। केजरीवाल के चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान गुजरात में हो रहा। लोग केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं। अगर हमारे देश में रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी जाए तो 75-80% समस्या का समाधान हो जाए। ध्वस्त करने की नीति के कारण समाज को भय और आतंक से डराना चाहती है। सब डरता रहे कि सरकार की अगर निगाह टेढ़ी हुई तो मिट्टी में मिला देगा। किसी लोकप्रियता के बल पर उत्तर प्रदेश में रिपीट नहीं की है सरकार। और ये वही बुलडोजर है जो गाजीपुर में 7 में 7 शून्य हो गई। आम आदमी ठगा हुआ है। अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही, बिल्डिंग तो है, डॉक्टर नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है, पढ़ लिख करके नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। गांवों में सवाल खड़ा हो रहा, सुविधाएं घटा ली, महंगाई बढ़ा दी, बिक रहा है देश धड़ल्ले से, लगातार बिक्री जारी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से मामला सामने आया कि 2 बेटियों की नृशंस हत्या कर दी गई रेप के बाद। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार दावा करती है कि यूपी में पूरी तरह से कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, राम राज्य है। लेकिन बड़े बड़े दावे हवा हवाई उस समय हो जाते हैं जब एक के बाद एक मामले सामने आते हैं। अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो लगातार रिकॉर्ड्स की अगर आप अपडेट लेते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि यूपी में योगी सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था के हर पैमाने पर खरी उतर रही है। लेकिन एक के बाद एक जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उन रिकॉर्ड्स पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगर बात की जाए लखीमपुर की या इसके पहले की भी तमाम घटनाएं हुई, हाथरस की बात की जाए या अन्य किसी घटना की बात की जाए, तो जो ये दावा किया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहीं ना कहीं इस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार कितना मुस्तैद है,
इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में गाजीपुर से बसपा के सांसद अफजाल अंसारी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। और सर, पहला सवाल है हमारा कि लखीमपुर की घटना को आप किस तरह से देखते हैं, जहां एक तरफ योगी सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं, फिर आए दिन इस तरह के मामले सामने आखिर क्यों आ जाते हैं? आखिर बेटियों की सुरक्षा को लेकर यूपी की योगी सरकार कितनी संवेदनशील है? देखिए, हवाई दावा और इस तरह की घटनाएं अपने आप में इनके उन दावों की कलई खोल देती है। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार हो या केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, ये जनता से जुड़े हुए हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल है। उसमें कानून व्यवस्था की तो स्थिति बद से बदतर है। एक चीज में ये मास्टर हैं, जब कोई इस तरह की बड़ी घटना जिससे आम जनता में थू-थू हो रही हो, उस घटना से डाइवर्ट करने के लिए आम लोगों का दिमाग, ये तुरंत कोई मीडिया की मदद से ही कोई ऐसा कार्यक्रम चला देते हैं कि उसको बड़े प्रमुखता के साथ दिखाया जाए और सबका ध्यान वो सही हुआ या वो गलत हुआ वो उधर चला जाए। ये मास्टर हैं इस काम के। आप देख लीजिएगा, आज ये घटना घटी है, 1-2 दिन के बाद तुरंत ये कोई इस तरह का घटनाक्रम सामने लाएंगे। हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, हमने फलां का घर ध्वस्त कर दिया, हमने फलां की संपत्ति कुर्क कर दी। कोई न कोई ऐसा चटखदार एक आइटम प्रस्तुत किया जाएगा और आप या गोदी मीडिया के लोग उसको इस तरह से प्रस्तुत करेंगे कि इतनी बड़ी घटना लखीमपुर की। शर्मिंदा होना चाहिए सरकार को, प्रशासन को। अभी तक 5-6 लोगों के इन्वॉल्व होने की बात आ रही है, ये संख्या और बढ़ेगी। हमारा तो कहना है कि सबसे पहले लखीमपुर खीरी से इस घटना की जांच न करा करके इस घटना की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपना चाहिए, सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। मां कह के चल रही है अपनी तहरीर में, अपने बयान में, कि उसके घर से जबरदस्ती बच्चियों को उठा ले जाया गया और उस जनपद का पुलिस अधीक्षक कह रहा है, बयान दे रहा है मीडिया के सामने कि अपनी खुशी से लड़कियां मोटरसाइकिल पर बैठ के गईं और जिद पे आमादा हो गई कि हमसे शादी करो, और उसने इनकार किया, इसलिए इस तरह घटना हुई। अब बताइए, इस स्तर पर ये इसको बहलाना फुसलाना, कोई 5 साल के बच्चे को चॉकलेट खिला करके और मेला घुमाने के लिए तो घटना घटी नहीं है। ये घटना हुई है, बलात्कार किया गया है, उसके बाद हत्या की गई है। इससे खराब कोई और घटना क्या हो सकती है? लेकिन किसी न किसी तरह से पहले उसी पे बहस शुरू कर दीजिए कि घटना जो बताई गई परिवार की तरफ से वो उस तरह से नहीं थी, इस तरफ से थी। अब डबल माइंड सब सोच रहा कि माँ क्यों कहती है ऐसे ज़बरदस्ती ले गए, और एसपी साहब तो देखिए कह रहे हैं कि खुद बैठ के गई। लोगों के दिमाग में फीडबैक डाला जाए कि ये लड़की ही चलतू फिरतू थी, घूमने वाली थी। मैटर को हल्का किया जाए। इससे अगर हल्का होता दिखेगा नहीं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि बड़ा गुस्सा है आम जनता में। तो देखिएगा कल तक कोई न कोई और घटना प्रकाश में ला करके उत्तर प्रदेश में सबका ध्यान उस तरफ, चाहे किसी मंदिर मस्जिद से जुड़े हुए किसी मुद्दे को उठा लिया जाए, चाहे किसी व्यक्ति की, किसी नामी गिरामी आदमी की जो प्रशासन आज सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए प्रॉपर्टियों पे ज़बरदस्ती उनके कुर्की की कार्रवाई, गिरा देने की कार्रवाई। ऐसा लगता है जैसे कानून का राज खत्म होकर के सिर्फ पुलिस का, दबंगई का और उनके अवैध अपने शक्ति का बल प्रयोग का ही अब सब कुछ राज होकर रह गया। सर, मंदिर मस्जिद की बात आई तो बदायूं की जामा मस्जिद, ज्ञानवापी के बाद बदायूं की जामा मस्जिद का मामला सामने आ रहा है। सुनवाई चल रही है कोर्ट में।
हिंदू पक्ष के 18 वकील मान रहे हैं कि ये नीलकंठ महादेव मंदिर है। देखिए, मेन चीज सर समझना चाहेंगे आपसे, आप काफ़ी दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आप बताएंगे, आप चीज़ों को समझाएंगे। सर जानना चाहेंगे कि ये मंदिर मस्जिद का मामला इतना तूल क्यों पकड़ता है, विकास के मुद्दे धरे के धरे क्यों रह जाते हैं सर? आपके भी दिलचस्पी का ये कारण होता है, इसलिए तूल पकड़ता है। अब अभी आपके ही पहले प्रश्न में था लखीमपुर के 2 बेटियों की इज्जत लूटना, हत्या करना, लेकिन तुरंत साथ में जोड़ा गया, कोई ज़िला बता दिया गया। मैं नहीं जानता इस घटना को। हाँ, पहले से ही कई जगह के मुद्दे मंदिरों मस्जिद के नाम पर उत्तर प्रदेश के हैं, चर्चा में विवादित हैं, और भी जगह इसको बढ़ाने की लगातार कोशिश होते, लेकिन ये बिना सरकार की मिशनरी के बढ़ावा के थोड़ी ऐसा होता है। एक समाज में लोगों के बीच में बढ़ती हुई महंगाई को लेके चिंता बढ़ रही है। सब लोग चिंतित हैं कि ये सरकार आखिर करना क्या चाहती है। हर चीज़ पर टैक्स लगाया जा रहा। अब इस देश में तो आधे से अधिक लोग हैं जो किराए के मकानों में रहते हैं। अब उनको भी ढूंढ लिया गया कि अब कोई किसी के किराए के मकान में भी रहेगा, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगी। कोई चीज़ बचने वाली नहीं है। टैक्स के बोझ में जनता कराह रही है। आपके जेब में जो पैसा है वो कैसे बाहर निकल जा रहा, ये सरकार की एक अजीब टैक्टिस है। विकास कार्यों के लिए जो बजट आवंटित हो रहा, कार्यदायी संस्थाओं को, जनपदों को, स्टेट को, आप उसको कभी अध्ययन करिए कि क्या है बजट और क्या हो रहा काम। अगर 100 करोड़ रुपया किसी प्रोजेक्ट पर आवंटित हो जाए, स्वीकृत हो गया, आवंटित हो गया, जिस दिन उस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर आमंत्रित किया जाएगा और टेंडर भरा जाएगा, और जैसे ही टेंडर खुला और स्वीकृत हुआ, तुरंत 2 खर्च खड़े हो गए। 100 करोड़ का खजाना, 9% उसमें से पैसा निकल के चला गया स्टेट गवर्नमेंट को, और 9% पैसा निकल के चला गया केंद्र सरकार को। 18% तो कट गया, खट। अब 100 करोड़ हो गया कितना? 82 करोड़। उसी दिन देखा जाएगा कि ये पक्का वाला काम है या इसमें कच्चे भी काम है, मिट्टी उट्टी के, आगे की कच्चा पक्का दोनों है। इसी के साथ कार्यदायी संस्था और उस कॉन्ट्रैक्टर के बीच जो रिश्ता है वो अब आएगा परसेंटेज का। 21% पक्के कामों के लिए और 25% कच्चे कामों के लिए, और कच्चा पक्का दोनों काम है तो 22 या 23%। वो बिल्कुल जैसे वैध का दर्जा दे दिया गया। वो पैसा निकाल के उनके जेई से लेके एई, एक्सीएन, एसी, ऊपर तक वो मंत्रालय तक वो बजट चला जाएगा 21%। अब 21% 100 करोड़ में से निकाल दीजिए, उधर 18% निकला तो 82% बचा। 82 करोड़ बचा, उसमें से फिर आपने निकाल दिया 21, सिर्फ निकालिए पक्का मान के, तो 39% तो खत्म हो गया, बचा 61 करोड़। अब 61 करोड़ पे जो टेंडर लिया है वो काम करने गया, तो वो बहुत संत है, ईमानदार है और बड़ा अच्छा काम करने वाला है, तो कम से कम उसको पैसा लगाएगा, मेहनत करेगा, उसको जो उसके धंधा है उसके लिए कम से कम 25% मुनाफा उसका हुआ। तो 100 करोड़ में 25 करोड़ उसका गया, 21 करोड़ कार्यदायी संस्था ने ले लिया, और 18 करोड़ भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने ले लिया। बचा कितना? बचा 36%। अब उस 36% में काम क्या होगा? अब जिसने आवंटित किया था प्रोजेक्ट को पे पैसा, उसकी यहाँ अगर ईमान सही है तब तो ठीक है, और नहीं अगर उसका भी उसमें से 5-10% कमीशन है जिसने पैसा भिजवाया है, जैसा कि आम तौर से हो रहा, तो आप समझ लीजिए कि 100 करोड़ 25 करोड़ का काम होगा। कहाँ कुछ दिखाई देगा। इन सारे कामों को इतनी खामोशी और इतने सिस्टम से फाइलें चलेंगी कि कानो कान किसी को पता नहीं, जनता को पता नहीं।
लूट मची हुई है। इतना भ्रष्टाचार आज से पहले कभी नहीं था। तहसीलों में, ब्लॉकों में, थानों पर, जिला मुख्यालय पर जायज काम का बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करेगा, कलम ही नहीं खुलती अधिकारियों की। और नाजायज काम भी अगर है, उसके साथ पैसे की गड्डी है, तो हर नाजायज काम इस सरकार में हो रहा। और उसके बाद भी सरकार का दावा है कि हम राम राज है। ये राम राज कहां हो सकता है? राम राज तो कल्पना में यही समझा जाता है कि एक ऐसा राज होगा जहां सब के साथ न्याय होगा, सब सुखी होगा। नारा तो यही है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन है कहीं सबका साथ सबका विकास? गरीब और गरीब, कमजोर और कमजोर, बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं। आए दिन उनके साथ जुल्म, जाति, अत्याचार की घटनाएं, उनकी जगह जमीन को कब्जा कर लेने की घटनाएं। समाज में अराजक तत्वों के खिलाफ अगर आप आवाज उठाओगे तो आप ही को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये तो गैंगस्टर है। ये अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो रहा है बार बार, इसको किसी मामले में लपेट दो। ये पूरी प्लानिंग होकर के होता है। कितने अधिकारी हैं जो इसमें नहीं चाहते हुए भी बेचारे नौकरी के लालच में उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। कितने अधिकारी हैं, पांच आईएएस ऑफिसरों ने तो त्यागपत्र दे दिया उत्तर प्रदेश में। सोचिए, आईएएस बनने के बाद त्यागपत्र देना मामूली बात है। सर, एक सवाल और है हमारा इसी मामले पर। उत्तर प्रदेश में अफसरों और राजनेताओं में ठन सी गई है। जैसे नेता कहते हैं कि अफसर सुनता नहीं है हमारी, और इसके अलावा अगर अफसरों की बात की जाए तो अफसर कहते हैं कि नेता मनमानी करते हैं। हाँ, बात सही है। और अगर अब आज के समय में कुछ हमारे मतलब वहाँ के विधायकों से बात हुई, मंत्रियों की छोड़ दीजिए, विधायकों की पीड़ा है कि हम अपने मतलब मुताबिक कोई भी चीज़ अगर हम सोच रहे हैं तो एक छोटा सा छोटा काम हम नहीं करवा पा रहे हैं, इतने वो विफल हैं। तो राजनेताओं और ये प्रशासनिक अधिकारियों में जो ठनी हुई है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और प्रदेश के लिए कितना बड़ा संकट हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है और लोकतंत्र में सबके दायरे बने हुए हैं। कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है और चौथे स्तंभ के रूप में आप हो। जो आईना हो, आपका कैरेक्टर आईने जैसा होना चाहिए। यह और बात है कि क्या है, हम इस पे टिप्पणी अभी नहीं करेंगे। लेकिन एक बात है कि हमारे संविधान की व्यवस्था के हिसाब से, लोकतंत्र के सिस्टम के हिसाब से, जनता से चुना हुआ व्यक्ति लोकनायक माना जाता है और सरकारी सेवा अपने शिक्षा, अपनी योग्यता, अपने कंपटीशन के माध्यम से प्राप्त करने वाला नौकरशाह माना जाता है। वो पब्लिक सर्वेंट है, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। दोनों के दायरे बनाए गए हैं। क्या दर्जा है पब्लिक सर्वेंट का और क्या अधिकार है और क्या दर्जा है एक जनप्रतिनिधि का। आप कह रहे हैं कि अधिकारियों को शिकायत है, आप कह रहे हैं जनप्रतिनिधियों को शिकायत है। हाँ, निश्चित शिकायत है। जो जनता के बीच से चुन के आया है वो जनता से जुड़े हुए सवालों को लेके जाएगा। आप देखो, अगर वो मानक के अनुसार है तो आप उसको करिए। अधिकारी तो सर बड़ी चीज़ हो जाती है। मतलब लोगों का यहाँ तक कहना है कि दरोगा तक नहीं सुनता है, सिपाही तक नहीं सुन रहा है, विधायकों की ये पीड़ा है। इससे भी और बदतर होगा, इससे भी वहां बदतर होगा, क्योंकि जिस तरह से बेलगाम बनाए जा रहे हैं, फोर्स को ताकत का प्रतीक, इनको पुलिस बल कहा जाता है। बल मतलब ताकत। अब तो थानों में लड़कियों के लिए, औरतों के लिए गोलियां चल जा रही हैं आपस में। अभी एक घटना घटी कि तू हमसे प्यार कर, कि तू हमसे प्यार कर। अब तो दरोगा लोग महिलाओं को फोन करके, अपने स्टाफ के बाहर भी जा करके बहुत कुछ कर जा रहे हैं, वायरल हो रहा। ये बेहया लोगों को कोई शर्म है? आप एक बात सुन लो, बहुत नैतिकता की बात नहीं करता हूं।
हर बार चुनाव जब होता है तो कोई भी जनप्रतिनिधि जो चुना गया या जो न चुना गया, सबके लिए कंपलसरी है व्यवस्था कि वो नामांकन दाखिल करे तो शपथ पत्र के साथ अपने आय व्यय का लेखा जोखा, अपनी चल अचल संपत्ति का लेखा जोखा, अपने सारे खातों और उसके संचालन की व्यवस्था, अपने ही नहीं अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, सबका उनको प्रस्तुत करना है। अपना पूरी कुंडली बताओ, आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है या कभी था, खत्म हो गया, इस समय क्या स्थिति है, इस सारा वर्णन करो। बयानअल्फी के साथ चुनाव आयोग के सामने जो भी जनता के दरबार में चुनाव के मैदान में आता है उसको देना है। एक व्यवस्था लागू कर दो, देश सुधर जाएगा। ये डीएम और एसपी और डीआईजी और आईजी और जितनी पोस्टिंग हो रही है, इनको कह दीजिए कि जब आप जिलों की कमिश्नरी की या स्टेट लेवल पे जिस तरह के भी काम की जिम्मेदारी सौंपते हैं और वो संभालते हैं, वो उस तिथि में अपने आय व्यय का लेखा जोखा, अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा, अपने बैंक अकाउंट्स, अपने बच्चों के और अपनी पत्नी के और अपने परिवार से जुड़े हुए लोगों से डिक्लेयर करा दो। हैं कुछ उसमें ईमानदार, लेकिन 5%, 95% तो नेता तो बदनाम है, लूट के देश को तो खा रहे हैं ये ब्यूरोक्रेट। इनके पास अकल भी है, उसको पचाने के लिए इनके पास रास्ता भी है। इनसे कह दो, कुछ दिन पहले हमने बयान पढ़ा था, आप लोगों ने दिखाया कि योगी जी ने कहा कि अब अधिकारियों को भी अपना ब्यौरा देना होगा। ब्यौरा किसको? वो दे दें, योगी जी देख लें, सार्वजनिक करो। जिस तरह कोई विधायक और एमपी या कोई भी पद का उम्मीदवार सार्वजनिक करता है, अब तो टीवी में भी देना पड़ता है, अखबारों में छपवाना पड़ता है। सार्वजनिक करो। एक दरोगा का बेटा लंदन पढ़ने जा रहा, इतनी फीस है उन स्कूलों की जहां ये पढ़ रहे हैं यहां देश में, कि अपनी पूरी उम्र की कमाई से नहीं कर सकते। कैसे हो रहा? इतनी प्रॉपर्टी उनके पास, उनके रिश्तेदारों के पास, उनके सगे संबंधियों के पास, उनके हरवाही चरवाहों के पास, जिसकी कोई मिसाल नहीं। वसूली आ रही, एक एक थाना 5 लाख, सबसे छोटा गया गुजरा थाना 10 लाख 15 लाख रुपया महीना थाना। ये रुपया कहां जाएगा? कप्तान अलग लेता है, क्षेत्राधिकारी अलग लेता है, थाने का इंचार्ज अलग लेता है। और जब ये लेते हैं और इस पे उंगली उठाओगे तो तुमसे खराब कोई आदमी नहीं, तुमसे खराब कोई नहीं हो सकता। तुम तो बहुत बड़े, अब इस पे देशद्रोह की तो नहीं दे सकते, लेकिन आपको सारे गलत इल्जामों से नवाज दिया जाएगा। हिम्मत है, ईमानदारी भी है, बाल बच्चा इनके भी नहीं, आऊ भी हैं, उनके भी बाल बच्चा नहीं। हमारे यहाँ समाज में माना जाता है कि जिसके बाल बच्चा नहीं है वो बड़ा बेदर्द होता है, और ये सच है। इनको बाल बच्चे के दर्द का एहसास नहीं है, ये ऊपर वाले की अजीब लीला है। लेकिन बहरहाल जनता के चुने हुए लोग, ये तो कहते हैं पूरा देश हमारा परिवार है, पूरे देश को अपनी औलाद समझ ले। लेकिन क्यों दोहरा व्यवहार है? चोर नेता है, मैं मान लूंगा कि चोर नेता आप बनाइए, लेकिन अधिकारियों का, आप हमारे जिला अधिकारी से कहिए कि दे दे, एसपी से कहिए कि दे दे अपना ब्यौरा। अगर प्रकाशित कर दे, जिस दिन जिले की कमान संभालता है, जिस दिन कमिश्नरी की कमान संभालता है, जिस दिन जो जिम्मेदारी का पद उसको मिलता है, जहां वो मेन चेयर पे बैठ गया, वो दे, और फिर विदा होके जहां जाए वहां दे दे। आधा हिंदुस्तान बेईमानी सुधर जाएगी। ये लूट रहे हैं, इतना लूटते हैं, इतना पैसा है। मैं पता कर रहा हूं, मैंने खुद कई जगह कई लोगों के ज़राए पता कर लिए, अभी डिस्कोस करूंगा, समय आएगा, अभी कहना बेकार है। ये तो हम ही को कह देते हैं सब। अब हमारे यहाँ पिछले दिनों
हमारे खिलाफ भी एक बैक हमको गैंगस्टर घोषित कर दिया गया और कहा गया 2007 में आपके खिलाफ गैंगस्टर का मामला था। हम लोग भूल गए थे उस फाइल को, अब हमें याद आ गया 2022 में हमारी चेतना लौटी है, आप गैंगस्टर के आरोपी हैं, इसलिए आपकी ये प्रॉपर्टी निलंबित मतलब जब्त कर ली गई। और आर्डर लिखा जाता है कि जब आपने ये प्रॉपर्टी अर्जित की उस समय आपकी आय का कोई वैध स्रोत नहीं था। मुझे शर्म आती है ये बताते हुए कि जो लिखा है ये फैसला, उसकी तनख्वाह से ज्यादा उस दिन भी मेरी तनख्वाह थी। 2007 में वो कहता है कि आपकी आय का कोई वैध स्रोत नहीं था। मैं 2007 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, और क्या किसी डीएम से की तनख्वाह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तनख्वाह कम होती है? लेकिन लिखा है, फैसले पे लिखा है उसने कि यह अवैध स्रोत से अर्जित की गई है। हंसी आती है, सोच के शर्म आती है। मैटर आएगा, समय का इंतजार है। ये अधिकारी खुद बेईमान, इनके सारे ढंग हैं पैसा कमाने के, और हमारी सरकार चलाने वाले ये जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सत्ता पक्ष में है वो दूसरे को बेईमान कहेगा, और जब वो सत्ता पक्ष में आएगा तो दूसरे को बेईमान कहेगा, और ये अदला बदली होती रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा बेईमान तो ये ब्यूरोक्रेसी है। ये पूरी तरह से सारे लोकतंत्र के तंत्र को एक तरह से निष्क्रिय करके मनमाना राज पाट लूट बेईमानी, कान में अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो वो तो जान नहीं रहा, और आईएएस के पास तो बुद्धि है, वो उसको सिखा रहा है कि सर ये करिएगा, ये बड़ा फायदे वाला काम है। आ गया देखिएगा 24 आ गया, देखिएगा देश ब्यूरोक्रेट चला रहा है, आप देख लीजिएगा सब अच्छा काम हो रहा है। लेकिन 24 में उत्तर प्रदेश में तो 80 में 80 सीटें हैं, मेरा मानना है 81 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर चारों तरफ इनका सफाया हो रहा। कर्नाटक में बुरी तरह हार रहे हैं, गुजरात में बुरी तरह हार रहे हैं, मध्य प्रदेश में बुरी तरह हारेंगे, हरियाणा में बुरी तरह हारेंगे, राजस्थान में बुरी तरह हारेंगे, महाराष्ट्र में बुरी तरह हारेंगे, बंगाल और बिहार में बुरी तरह हारेंगे। उन स्टेटों में जो छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जहां सारी सीटें ही जीत गए थे, वहां एक एक दो सीट के लिए तरस जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जितना चाहे खुराफात कर लें, करा लें, रिजल्ट क्या आएगा उस वक्त गिनिएगा। हम तो अभी इनको 80 सीट है, 1 सीट और बोनस बढ़ा के 81 सीट देते हैं। सर यूपी में आप कह रहे हैं कि लूट वाला मामला जो है, कि लूट के सब कुछ सारी चीज़ें हो जा रही हैं। एक बड़ा सर महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इनके पास न बाल बच्चे हैं न कुछ है, फिर उसके बाद इतना पैसा भी लूट रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण का कार्यालय 7 साल में बन नहीं पाया है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगी लूट रहे हैं, लेकिन योगी का विश्वास जीत लेने में चालाक जो ब्यूरोक्रेट सफल हो गए हैं, वो तो लूट रहे हैं। क्योंकि नोएडा प्राधिकरण की अगर सर बात की जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है नोएडा। यहाँ पर जो है, अगर यहाँ का प्राधिकरण का कार्यालय अथॉरिटी का ऑफिस नहीं बन सका है 7 साल में, तो ये भी तो एक बड़ा मुद्दा आता है कि 7 साल में, पिछले 7 साल की अगर बात की जाए तो लगातार प्रदेश में भी योगी जी हैं, और उसके बाद इस तरह की चीज़ें आके निकल के सामने आ रही हैं। वो देखिए, हम बताया आपको कि सबके काम करने सोचने का एक दायरा है। योगी जी एक मठ के मठाधीश्वर, और सारे जीवन की सेवाएं उस मठ के मठाधीश्वर की हैसियत से वो सारा पूरी तरह से सब कामों के लिए पूरी तरह से परिपक्व हैं। हाँ, जो बाबा गोरखनाथ की पीठ है, उस पीठ के प्रति इस तरह की आस्था रही है उस पूरे क्षेत्र में कि गोरख पीठ के पीठाधीश्वर की हैसियत से इनके गुरु महाराज भी जब थे तो वो भयंकर वोटों से चुनाव जीतते थे। और बाद में उसी सीट पर जब योगी जी महाराज आए तो ये भी लगातार उस सीट पर उसी तरह से चुनाव जीतते रहे। अब जीत करके एक जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि की हैसियत से अपने क्षेत्र की जनता की सेवा, ये तो अपना एक रोल था।
लेकिन इतने बड़े प्रदेश के पूरे प्रशासनिक सिस्टम और तंत्र को समझ के उसका संचालन पिछले 5 साल में, तो आप पता करिएगा कि आधे दिनों तक तो ये आरोप रहा कि एक कोई केंद्र का बैठाया हुआ आदमी है जो मंत्री परिषद में ही है, लेकिन वो ही सारा काम संभाल रहा। फिर बाद में कहा गया कि नहीं, योगी जी कुछ भारी पड़ गए, अब इनके जो 5 मेन हैंड हैं ब्यूरोक्रेट्स, वो संभाल ले रहे हैं। आप बताइए, जो ब्यूरोक्रेट संभाल लेगा, मेरे पास कुछ समझ ही नहीं है उस तरह की, तो वो आज तक समझा ही नहीं सके सब कि नोएडा में विकास प्राधिकरण का अपना कार्यालय होना चाहिए। वो ठीक है, किसी किराए के कार्यालय में होगा, किसी किराए के भवन में होगा, किसी दूसरे भवन में शिफ्ट करके, लेकिन ये तो खुला तो सामयिक रूप से चलाया गया, फिर बना लेंगे। उन नोएडा जहाँ मतलब दिल्ली से सटा हुआ और सबसे भूमि के एतबार से सबसे ज़्यादा कीमती भूमि का क्षेत्र, अब इसको ना होना एक कितनी बड़ी नाकामी है। लेकिन यहाँ क्या हो इसकी चिंता कम है, क्या ना हो और क्या है तो उसको ख़त्म किया जाए, इसकी चिंता ज़्यादा है। यहाँ बहुत सा मामला देखने में मिलेगा, जो कामकाज का तरीका है इन लोगों का, ये किस तरह से जनता की मूलभूत सुविधाओं से ध्यान बटा रहे। महंगाई की कोई चर्चा न करे, भ्रष्टाचार की कोई चर्चा न करे, आम आदमी किस तरह से त्रस्त है, थाने में जाएगा, तहसील में जाएगा, उसका कैसे अपमान होता है आए दिन, उस पर कोई चर्चा न करे। अभी एक जगह और एक घटना घटी है, उसको मार डाला और सीधे सीधे आरोप है कि पुलिस ने मारते मारते उसकी हत्या कर दी, उसका भी लीप पोत कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बुरी है, लेकिन लोकसभा में 24 सीट में 2024 के लोकसभा चुनाव में एक आंकलन अनुमान मेरे जैसे एक साधारण आदमी का है कि 81 सीट अकेले भाजपा यूपी से जीत जाएगी। लेकिन देश के दूसरे राज्यों में मोदी सरकार और उनकी पार्टी और उनके एनडीए की हवा खराब है। ये पूरे देश में 160-170 सीट भी जीत नहीं पाएंगे। और जो बिहार से खेला शुरू हुआ, उस खेले का परिणाम आप देखिएगा, बिहार, झारखंड और उसके बाद बंगाल होता हुआ महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, हरियाणा, पंजाब, ये बहुत बुरे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आधी सीटें भी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। गुजरात में भी केजरीवाल साहब ने इनको बुरी तरह फंसा दिया है। अब रिजल्ट क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन केजरीवाल के चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान गुजरात में हो रहा है। पहले जो लोग भी जाके चुनाव लड़ते रहे, जिन दलों का बहुत प्रभाव नहीं है और चुनाव लड़ने गए, वो एंटी बीजेपी वोटों में डिवीजन किए। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है केजरीवाल के चुनाव लड़ने के बाद सीधे सीधे बीजेपी के वोटरों में ये डिवीजन हो रहा है। लोग केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं। अब क्या वो पूरी तरह सफाया भाजपा का करके सत्ता में आ जाएंगे? अब इसमें हम नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस के पास भी वहाँ 40-42% वोट अपना है और टीम उनके साथ और भी दलों की बनने जा रही है। माननीय शरद पवार जी हैं या और भी दूसरी पार्टियां हैं। अगर कांग्रेस के लोगों ने दरिया दिली दिखाई तो इस बार गुजरात और गुजरात के बाद ही 24 की कहानी लिख दी जाएगी। जी सर, नोएडा की बात की गई, नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय की बात की गई। नोएडा में ट्विन टावर का मामला सामने आया, ट्विन टावर उड़ा दिया गया, सब जमींदोज हो गया। भले ही लीगल हो, भले ही सब सारी चीज़ें गलत हो उसमें, लेकिन उसको कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल यूज में लिया जा सकता था। ये ध्वस्तीकरण वाली राजनीति, इसे आप किस तरह से सर देख रहे हैं? देखिए, ये आम लोगों के बात समझ में नहीं आई, चूँकि आड़ ले लिया गया कि ये एक न्यायालय का फैसला है और विशेषाधिकार प्राप्त है न्यायालय को, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, क्यों कंटेम्प्ट करे। लेकिन ये बात लोगों को नहीं पची
बहुत से लोगों ने चर्चा में हमसे भी ये बात कहा कि इतना बड़ा भवन बन करके और इतने दिनों तक बनता रहा और सब लोग उसे बनवाते रहे, सारी अथॉरिटीज़ कई सालों में, 3-4 साल में, तो जितने लोग रहे सबका उसमें योगदान है। पार्क की ज़मीन पे बन गया, बहुत से भवनों के लिए हवा रोशनी कम हो गई, ज़्यादा ऊंचा बन गया, ये सब तो उसी स्टेज पे रोक देना चाहिए। हमारे देश में एक बड़ी कमी है, एक जो बहुत बड़ी कमी है जो मुझे बार बार खलती है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं है किसी की। अगर हमारे देश में रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी जाए तो 75-80% समस्या का समाधान हो जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर जनपद में बैठा हुआ चकबंदी अधिकारी है और उसे बताया गया कि किसानों का चक बना दो, और चकबंदी हो रही है, उसने चक बना दिया, किसी का चक यहाँ था तो उठा के वहाँ भेज दिया, किसी का वहाँ था तो वहाँ भेज दिया, चक बन गया 2-3 साल की प्रक्रिया के बाद। फिर उसके बाद किसान दूसरी पार्टी उसके पास गया, नहीं आपने तो मेरा चक गलत बना दिया, आप इस चक को मेरा वहाँ था वहीं कर दीजिए। वही अधिकारी जिसने किया था वही पलट देगा अपना पुराना फैसला, फिर सुनेगा, आपकी दूसरी जंग कर देगा। ये प्रक्रिया ही नहीं होगी कि पहली बार तुमने ये गलत क्यों बनाया था, उसके बाद वहाँ से उठेगा तो एसओसी की यहाँ, डीडीसी की यहाँ, जिस स्तर पर जो भी फैसला पलट दिया जाए या बदल दिया जाए, कभी नीचे वाले से पूछा नहीं जाएगा कि भाई इतना गलत फैसला क्यों था, जब नियमों में ये है तो ऐसे क्यों हुआ। इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है। जबरदस्ती कोई भी काम नियमों में नहीं है, पैसा लेके करा दिया जाएगा, और करा दिए जाने के बाद जब वो गलत, बिल्कुल ऐसा गलत कि गला फंस जाए, तब उसको पलट दिया जाएगा। सर आप 2 साल 3 साल कर रहे हैं, चलिए इसे 3 साल 6 साल मान लेते हैं, तो पिछले 6 साल क्या 7 साल से 7-8 साल धीरे धीरे जो है, अब 6-7 साल अगर मान लिया जाए, ये 6 साल माना जाए तो योगी सरकार ही है, और पूरे इस ट्विन टावर के मामले को भी वो बारीकी रूप से देखे होंगे पिछले 5 सालों में। तो उस बीच में उनको क्यों नहीं समझ में आया? आखिर बिल्डिंग जब बनकर खड़ी हो गई, उसमें तमाम जो है उपकरण, सब सारी चीज़ें, सब कुछ पूरा एकदम मूल रूप ले ली, तो उसके बाद इसे उड़ाने का क्या मतलब था? उस पर कोई सरकारी कार्यालय शिफ्ट कर दिए होते, उस पर या तो ये नोएडा प्राधिकरण का ही कार्यालय जो अब तक नहीं बन सका है उसकी वहीं कहीं व्यवस्था कर दिए होते, उस तरह की चीज़ें हो गई होती। तो ये मतलब एक कोई चीज़ बन के तैयार हो जाए फिर उसको उड़ा दिया जाए, या बनाने में तो बड़ा समय लगता है, बड़ा संघर्ष होता है, उड़ाने में तो कुछ समय लगता है। और इससे क्या नज़ीर पेश करना चाहते हैं, क्या कुछ देना चाहते हैं समाज को, प्रदेशवासियों को, कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, ये बड़ा ही समझ से परे है। जहाँ तक कोर्ट के आदेश का सवाल है, वो उनका आदेश अपने नियमों कानून के हिसाब से रहा, लेकिन अगर इसका श्रेय राज्य सरकार ले रही है तो वो तो शुद्ध रूप से मात्र एक इशू है कि वो ध्वस्त करने की नीति के कारण समाज को भय और आतंक से डराना चाहती है। सब डरता रहे कि सरकार की अगर निगाह टेढ़ी हुई तो मिट्टी में मिला देंगे, और इस भय के बल पर राज करते रहे। हालांकि धीरे धीरे जो उनके समर्थक भी लोग रहे हैं, जब किसी चीज की अति होती है तो सबको दिखने लगता है। कई घर सर तोड़े गए, वहां पर योगी मोदी की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई वहां से। और साथ ही साथ में सर अगर देखा जाए तो 2022 वाले चुनाव की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो जनसभाएं निकल रही थी, या जो जनसभाएं हो रही, जो रैलियां निकल रही थी, वहां पर बुलडोजर की बड़ी चर्चा थी। बुलडोजर बाबा आ गए हैं, ये जाते थे जी, बुलडोजर लेके, जब तक बुलडोजर खड़ा न हो जाए मंच ही नहीं सजा। योगी जी कहते थे कि देखिए वो हमारा बुलडोजर खड़ा है, और एरोप्लेन से उस तरह फिर शुरू करेंगे जी। ये बिल्कुल क्लियर पूरी चुनौती दे करके वो लड़े। लेकिन हम आपको बता दें, किसी लोकप्रियता के बल पर उत्तर प्रदेश में रिपीट नहीं की है सरकार, और छुपाइए आप जितना छुपा सकते हैं मीडिया के लोग। ये याद रखिए कि पहले इनकी सीट 325 थी और अब 270 हो गई।
ये जो 55 सीट घटी है, ये वही बुलडोज़र है। और ये वही बुलडोज़र है जो गाज़ीपुर में 7 में सातों शून्य हो गई। बलिया में सिर्फ इनको 1 सीट मिली, और बलिया में 2 सीट, मऊ में 1 सीट, जौनपुर में 1 सीट, आजमगढ़ में शून्य हो गई, अंबेडकर नगर में शून्य हो गई। ये वो इलाका है जहां सबसे ज़्यादा बुलडोजर गरजा था। 44 सीट में 4 सीट में सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तो हम दे रहे हैं खुद ही कि 80 में 81 सीट भाजपा की, लेकिन देखिएगा पूर्वांचल का रिपोर्ट अगर इसी तरह चलता रहा जो चल रहा है। वो हमारे गुरु थे कॉमरेड सरजू पांडे, वो कहते थे बेटा एक तरफ खटिया बीनल जाला और दूसरा और अपने से बिना जाला। तो जो ये कर रहे हैं ना, इसका जो दूसरा साइड इफेक्ट हो रहा उसका इनको एहसास नहीं है। बस आएगा सामने ही है 24 में इन्हें अंदाज लगेगा। जो नीति निर्माण में विश्वास न करे, विध्वंस में विश्वास करे, वो नीति कितनी अच्छी हो सकती है जनता की निगाह में, ये समय आने दीजिए। बच गई सरकार, और ये भी बता दें इनकी वजह से नहीं बच गई, न इनके बुलडोजर की वजह से। अगर अपना दल की अनुप्रिया पटेल जी और माननीय संजय निषाद जी और इनके दलों से इनका समझौता न हुआ होता, 100 सीट में बीजेपी सिमट गई होती। उत्तर प्रदेश में 100 सीट में बीजेपी, आज भी कह रहा हूं, योगी जी अपनी सीट हार चुके हैं, गोरखपुर की वो पीठ की सीट हार चुके हैं। संजय निषाद और उनकी पार्टी और उन मछुआ समुदाय लोगों की ताकत का बल क्या है, ये योगी जी को पता है। बात कहें हम लोकप्रियता, हमारे कार्य की लोकप्रियता, हमारे बुलडोजर की नीति को समर्थन ना, ये समर्थन संजय निषाद, ये समर्थन अनुप्रिया पटेल, और ठगेगा ये लोग। माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया जो झुनझुना दिया गया था आरक्षण का। अब उल्टा देखिए क्या करते हैं लोग। भारत की सरकार अगर चाहती है कि मछुआ समुदाय को वो दर्जा दे, राजभर समाज को वो दर्जा दे जिससे उन्हें राहत मिले, क्योंकि ये दोनों समुदाय इस तरह का है। मछुआ समुदाय में एक मछुआ नहीं है, उसमें मल्लाह भी है, बिंड भी है, केवट भी है, माझी भी है, धीमर भी है, कश्यप भी है, वो बहुत से नामों से जाने जाते हैं। उसी तरह से राजभर है। ये विमुक्त जातियां हैं। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इनको देश को आज़ाद कराने की लड़ाई में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं। आज़ाद भारत में इनको न्याय नहीं मिला, इनको अधिकार और हिस्सा नहीं मिला। यह हमारे देश में जो दलित समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की जो सामाजिक और आर्थिक दशा बहुत बदतर थी, उससे बदतर स्थिति में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह समाज इनसे भी बहुत बदतर स्थिति में है। और इनको जो हक और अधिकार मिलना चाहिए था, किसी सरकार ने नहीं दिया। एक प्रयास यूपी सरकार में हुआ था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने अभी निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया। वो उसे नियमानुसार नहीं माने। अब भारत की सरकार अगर देना चाहती है, बैठाए कैबिनेट, लाए, कानून बनाए और इनको अधिकार दे, इनको रिजर्वेशन दे। ये इनके साथ न्याय होगा, देश के गरीबों के साथ न्याय होगा। और अगर ये लोग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव आते आते इस समाज के लोगों ने जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यही समाज बागी बन के खड़ा हो जाएगा। ऐसी भी परिस्थितियां हैं। सर, हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है महंगाई का सवाल। क्योंकि राम राज्य का जो ख्वाब दिखाया गया, राम राज्य के जो चीज़ें राम राज्य के लिए बताई गई, राम राज्य का जो बिरवा रोपा गया, उसकी छांव के नीचे जनता बाप बाप इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि रसोई गैस की अगर बात की जाए तो दिल्ली में 1053 रुपये इस समय, और बाकी जो है पेट्रोल की कीमत, उसमें मान लीजिए थोड़ा बहुत कटौती हुई है, लेकिन जस की तस स्थिति कमोबेश एक जैसी है। इसके अलावा दूध की कीमत, सब्जी की कीमत, दाल की कीमत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना के बाद से अगर सर बात की जाए तो कोरोना के बाद से मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के लोगों की सैलरी में कटौती के
अलावा इजाफा नहीं हुआ है, क्योंकि कंपनियां हवाला देती हैं कि हम पूरी तरह से टूट चुके हैं, हम आप लोगों को पाल लें। यही बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इसी नाम पर 20 से 25%, 30% उनकी सैलरी में कटौती कर दी जाती है। और दूसरी तरफ चीज़ें इस हिसाब से चल रही हैं कि लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। 1 रुपये कभी बढ़ गया, कभी 2 रुपये दूध का दाम बढ़ गया, कभी सब्जियों का दाम, कभी पल्सेस का दाम। तो मिडिल वर्ग सर और आपका ये लोअर वर्ग ये कैसे सरवाइव कर पाएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और लोग बहुत परेशान हैं। लोग हमेशा इसी सवालों का जवाब खोजते रहते हैं, लेकिन उनको जवाब मिल नहीं पाता है। वो हमेशा इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि कब इन समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। तो अगर 2024 की अगर सर बात की जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और सरकार पूरी तरह से इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं टूटती दिख रही है। आप इसे सर किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने सवाल भी किया और आपने ही सारे सवालों के जवाब भी दे दिए। इसमें कुछ बचा नहीं कि अभी हम आप कुछ कहें। आपने महंगाई का सवाल तो उठाया, लेकिन महंगाई के एक एक बिंदु पर आप खुद ही टच कर दिए। इससे ये साबित हुआ कि जानता सब कोई सब कुछ है, उसको लाए पटल पे या ना लाए। सिर्फ एक सवाल नहीं है कि डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ गया। सवाल इस बात का है, डीजल का दाम बढ़ा तो खेत की जुताई का रेट बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ा तो थ्रेसर में गल्ले की कटाई का रेट बढ़ गया, हार्वेस्टर के जो अनाज काटेगा उसका रेट जो पहले 800 रुपये बीघा था अब वो 1200 रुपये बीघा हो गया। तो एक चीज़ से एक चीज़ पे असर नहीं पड़ा, एक चीज़ से कई चीज़ों पे पड़ा। बहुत से लोग ढका हुआ महसूस कर रहे हैं कि कहा तो गया था कि फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन हम लोग खुश होकर के लाए भी कि फ्री में सिलेंडर मिला। भराने जाते हैं तो अब 1000-1200 रुपया उसका भरवाई लग रही है। बहुत से लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमें कहा गया था कि फ्री में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, लेकिन बिजली कनेक्शन गाँवों में एक लाइट और एक फ़ैन के लिए भी जिसने लिया है उसके कनेक्शन लेने का उसको दंड ये मिला 2-2, 3-3 साल पहले के झूठी बिल उनके ऊपर लाद के उनको 90,000, 1.5 लाख, 2 लाख की बिल भेजी गई। और जब बेचारा रोता बिलखता गया तो उसको आधा पैसा, क्वार्टर पैसा, 1/3 पैसा लेके कंप्रोमाइज़ करके उसको कहा बहुत बड़ा हमने उपकार कर दिया तुम्हारे ऊपर। तो ये आम आदमी ठगा हुआ है। अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही, बिल्डिंग तो है, डॉक्टर नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है, पढ़ लिख करके नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। गांवों में सवाल खड़ा हो रहा कि हमारे सेना के जवान जिस पर देश की जनता नाज करती है कि हमारा देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, ये बलिदानी जत्था सीमा पर खड़ा है, आज वो निराश है, उदास है। भर्ती होने के लिए माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको दौड़ाते हैं, उनको दूध घी खिलाते हैं, और जब वो तैयार होता है तो ये सपना होता है कि एक जवान भी भर्ती हो गया तो देश की भी रक्षा करेगा और परिवार को भी बुलंदी अता करेगा। अफसोस है आज नौजवान निराश है। 4 साल के लिए अग्निवीर, नाम कितना सुंदर है, अग्निवीर, अग्निवीर की भर्ती 4 साल के लिए। अब तो लोग पूछ रहे हैं कि कहीं आने वाले दिनों में अध्यापक वीर न हो जाए, कि अब अध्यापक जो स्कूलों में पढ़ाएंगे वो 4 साल के लिए, उसके कुछ दिन के बाद कहीं ये न कह दिया जाए कि अब इंजीनियर वीर हो गया, इंजीनियरों की भर्ती होगी 4 साल के लिए। कहीं डॉक्टर वीर न हो जाए, अब अस्पतालों में डॉक्टर भी भर्ती होगा 4 साल के लिए। कहीं लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम, ये भी लोग, कलेक्टर साहब, एसपी साहब भी अगर वीर हो गए तो क्या होगा? अब तो ये सवाल खड़ा है, क्यों अग्निवीर सिर्फ सेना पे क्यों, जिसके कंधों पर दायित्व है देश की सुरक्षा का, जब उसको 4 साल, तो बाकी का भी आशर यही होने वाला है, समय लगेगा। बिक रहा है देश धड़ल्ले से, एयर इंडिया बिक गया, देश के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट बिक गए, रेलवे स्टेशन बिक गया, रेलवे लाइन बिक गई, सड़कें बिक रही हैं, ओएनजीसी का शेयर, एलआईसी का शेयर बिक गया, बैंक बेचे जा रहे हैं, लगातार बिक्री जारी है। और हर वो संस्था जो कामयाब संस्थाएं थीं उनको बर्बाद घोषित करके और फिर दूसरे का, आपका बीएसएनएल बिकने जा रहा। संचार माध्यम में दुनिया में क्रांति हो रही है, हमारे देश में जो संचार की व्यवस्था थी वो बर्बाद हो गई।
खत्म कर दिया इन्होंने। रेल का टिकट जो 3 रुपए का प्लेटफार्म टिकट था, आज वो रेल का प्लेटफार्म टिकट 50 रुपया कर दिया इन्होंने। सुविधाएं घटा ली, महंगाई बढ़ा दी। तो राह है 24 में फिर जनता को ही फैसला लेना है। इनका एक फार्मूला है, वो है गुजराती। वो गुजराती मॉडल क्या है? हम अपने विरोधियों को पैसे के बल पे खरीद लेंगे या अपनी सरकार की ताकत के बल पर उन्हें बर्बाद कर देंगे। अब जो नतमस्तक हो जाए, सड़ जाए, वो करोड़ों रुपया ले ले, और जो झंडे के नीचे ना आए, जो घुटना न टेके, अन्याय को अन्याय कहता रहे, उसे बर्बाद करने के लिए दाएं दाएं गोला मारा जा रहा है। मारिए गोला। 24 तक आप गोला चलाते रहिए। 24 को भारत की जनता 2024 में आपकी सरकार पर गोला चलाएगी और इस सरकार का अंत करेगी। तो ये थे हमारे साथ बसपा से सांसद गाजीपुर से अफजाल अंसारी जी, जिन्होंने देश समाज के उन तमाम मुद्दों पर बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी राय रखी, जिनका जनता से लगाव है, जिनको जानना जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।